दोस्तों, मैं विकास कुमार सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको वेदर की दुनिया में ले चलेंगे। आजकल जो वेदर अनचाहे वेदर में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे और क्यों वेदर परिवर्तन होता है और वेदर परिवर्तन से, मौसम परिवर्तन से हमारे समाज, हमारे खेत खलिहान और हमारे देश विदेश में क्या अंतर आता है। तो उसी के बारे में हमारे पास हमारे गेस्ट आज शिशिर कुमार जी आए हैं और लगभग 8-9 साल से वेदर इंडस्ट्री में हैं और कई सारे वेदर ट्रांसमिशन लगाए हैं और काफ़ी रिसर्च भी किए हुए हैं वेदर के बारे में, कब वेदर परिवर्तन होता है, क्यों परिवर्तन होता है। ये अपना अनुभव बताएंगे हमारे दर्शकों को। शिशिर जी, सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकास जी, हमें बुलाने के लिए। शिशिर जी, आज जो अनचाहे वेदर परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, क्यों परिवर्तन होता है हमारा वेदर? विकास जी, आप जानते हैं कि वेदर हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वेदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बेसिकली आजकल जो वेदर अनचाहा वेदर है, आप आज से 10 साल 20 साल पहले देखिए, एक सर्टेन टाइम पे मानसून आता था, बारिश कभी भी हो रहा है। अब आपको मतलब सर्द के मौसम में भी बारिश हो रही है। तो ये सारे इफ़ेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जनरली क्या हुआ है कि हम लोग पहले क्या थे कि एक आधुनिकता की तरफ गए। आधुनिकता इट मीन्स कि हम लोग इंडस्ट्री को इतना फैलाए कि जिस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि अपने पर्यावरण को मतलब जो 20 साल जो बीते कुछ ध्यान नहीं दिया और हम लोग काफ़ी पेड़ काटे और काफ़ी ये चीज़ की, जिस वजह से हमने काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग भी बनाए, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किए। लेकिन जितना वेदर के प्रति हम लोगों को बराबर मतलब काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया, जिस वजह से आज देख रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही। शिशिर जी, ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप बता रहे हैं, हमारे देश को बताइए, हमारे दर्शक को बताइए ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और इसका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? विकास जी, मैं बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के अभी मतलब देश हैं। एक है विकसित देश, एक है विकासशील देश। विकसित देश आप जैसे चाइना, अमेरिका, रसिया हुआ, तो पिछले 20 सालों में इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की अपने देशों में, क्योंकि इनको मतलब सुपर पावर बनना था। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन का काफ़ी उत्सर्जन किया। आपने देखा होगा कि जो आजकल हमारे देश की गवर्नमेंट पर्यावरण के प्रति जागरूक है, वो काफ़ी फोरम पे उठा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या हुआ कि वो लोग अपने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश के चक्कर में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने लगे। अब फॉर एग्जाम्पल की अनऑथराइज्ड मतलब जितने भी मतलब क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज थी, ऑथराइज इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया। अनऑथराइज तरीके से पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे घने घने जंगल थे वहाँ पे पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि एक मतलब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। इको फ्रेंडली जो पहले पर्यावरण का था वो पूरा तरीके से बिगड़ गया कार्बन उत्सर्जन की वजह से, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इसी ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि हमारे आर्टिक जो मतलब ये है अंटार्कटिका में जो है वो बर्फ़ पिघलने लगे। आने वाले टाइम में वैज्ञानिक का अनुमान है कि यदि वो बर्फ़ पिघल जाएंगे तो यहाँ पे पानी का सैलाब आ जाएगा और उसकी वजह से समुद्र में इतने पानी आ जाएंगे कि लोगों की वजह से लोग परेशान हो जाएंगे। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का ये इफ़ेक्ट है कि अभी जितने भी कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं फैक्ट्रियों से, सारे कहाँ जा रहे हैं, समुद्र में। समुद्र के जीव जंतु इफेक्ट हो रहे हैं उससे। तो वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि पहले समुद्र में लगभग लाखों प्रजाति के जीव जंतु थी, अब वो घट के कुछ ही बचे हैं जो है। तो इसी कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले भी ऐसे कई सारे न्यूज़ में आता था कि बर्फ़ पिघल जाएंगे तो पूरे दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो 10 साल हो गया, अब वो कंडीशन आने में अब कितना साल बचा है? मैं बता रहा हूँ कि बर्फ़ पिघल रहे, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो समय समय पे रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि पहले जो अंटार्कटिका था उसका बर्फ़ का एक लेयर था, वो लेयर जो है काफ़ी घट गया है। विकास जी, मैं सही आपको बताऊं कि आने वाले यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए अभी भी, आने वाले 20 साल 30 साल के अंदर ये इम्पैक्ट दिखेगा। और ये इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको मतलब काफ़ी मतलब
मतलब ये तो पानी आप जो बोले समुद्र का, वो तो लेयर बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और आने वाले टाइम में आपको मौसम में भी आपको अनसर्टेनिटी दिखेगी कि कभी भी बारिश हो जाएगा, कभी भी मतलब बादल फट जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल जोशीमठ उत्तराखंड का आप लो, जोशीमठ उत्तराखंड में जो सैलाब आया, किस वजह से सैलाब आया? आप हाल फिलहाल में देख रहे हो जोशीमठ के में दरारें आ गए, किस वजह से? पर्यावरण के असंतुलन की वजह से। पहाड़ की एक अपनी लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल कि आपको 100 किलो वेट उठा सकते, आपको मैंने एक दिन 500 किलो वेट, पहला दिन तो आप उठा लेंगे, फिर आपको मैं रोज बोलूं कि अगले दिन 1000 केजी वेट उठाएं, आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो जोशीमठ में यही हुआ, मकान बनाने की क्षमता थी 1000, हमने वहाँ मकान बना लिए 10,000, 10 गुना मकान बना लिए, जिस वजह से वो पहाड़ नहीं झेल पाया, जिस वजह से दरारें आने लगी। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में बादल फट गए। आप 2013 में जो सैलाब आया उत्तराखंड में, आपने देखा होगा केदारनाथ में, क्यों आया? क्योंकि हम लोग पर्यावरण की तरफ नहीं ध्यान दिए। काफ़ी मतलब रेस्टोरेंट बन गए, काफ़ी मतलब ये बन गए, जो पर्यावरण काफ़ी, वो कैसे बने? पेड़ों के काट के बने। तो पेड़ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। नहीं तो जैसे हम और भी क्षेत्र में देखते हैं, ये तो आप हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ को काट रहे हैं, बादल अक्सर वहीं फटती है, हाँ। लेकिन और सब जगह पे बादल क्यों नहीं फटती है? ये हमारे दर्शक को बताएं कि सिर्फ उसी एरिया में बादल क्यों फटती है? मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि समुद्र तल से दूरी होता है। फॉर एग्जांपल हमारा दिल्ली का समुद्र तल से एक डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल कि आप सिक्किम जाए तो वो 4000-5000 फीट ऊपर है। तो जैसे जैसे वो जाएगा तो वो क्या आएगा, वो मतलब क्या कहते हैं, आपके वो एटमॉस्फेयर के करीब आएगा हाइट में। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब लाइटनिंग के और मतलब इसकी मतलब संभावना रहती है। इसी कारण वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं लोग। घरों में मतलब ये लगाते हैं, अरेस्टर लगाते हैं ताकि बिजली ना गिरे। शिशिर जी, आप काफ़ी दिनों से वेदर देख रहे हैं, वेदर का आपको मौसम का बहुत सारा जानकारी है। हमारे दर्शक और हमारे जहन में भी बार बार ये क्वेश्चन आता है कि मौसम कैसे परिवर्तन होता है, और जो बारिश होती है, आंधी तूफान, ये जो होता है कैसे आता है, इसके क्या? आप मानसून की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली आपको मालूम है कि मानसून केरल में आता है। केरल से स्टार्टिंग होता है देश में। तो मानसून कैसे आता है कि गर्मी के मौसम में जब हिंद महासागर में सूर्य जो है ना, सूर्य इक्वेटर के ठीक ऊपर रहता है, हिंद महासागर के इक्वेटर के ठीक ऊपर रहता है, तो मानसून बनता है। तो इस प्रक्रिया में गर्म होकर समुद्र का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। 30 डिग्री तक पहुंच, इस दौरान धरती का तापमान 45 से 46 डिग्री होता है। समुद्र का तापमान 30 डिग्री हो जाता है और धरती का 45 से 46 डिग्री होता है। ऐसी स्थिति के हिंद महासागर को हम लोग हिंद महासागर में उसके दक्षिणी हिस्से में मानसून सक्रिय होता है। तो हमारा दक्षिणी हिस्सा कौन सा हुआ? केरल हुआ। केरल में पहले मानसून आएगा। तो आपको मालूम होगा कि केरल में मानसून अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल में केरल में, और हमारे बाकी हिस्से में कहाँ जून जुलाई में बारिश होती है। तो पहले मानसून सक्रिय केरल में होगा, फिर धीरे 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 देश के पूरे हिस्से में आता है मानसून। जैसे हमने देखा कि उड़ीसा में पूरा साइक्लोन आया था, पूरे देश, पूरे मीडिया सारा वहाँ पे हाई अलर्ट लगा हुआ था। तो आपने जैसे कहा कि हमारा पहले मानसून केरल में आता है, फिर धीरे 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 और स्टेट में आते हैं। तो जैसे साइक्लोन उड़ीसा में आया या किसी भी स्टेट में आता है, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे स्टेट में भी उसका प्रभाव रहता है, या प्रभाव रहता भी है तो उसका कितना परसेंटेज प्रभाव है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि सर बेसिकली आप साइक्लोन का अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। साइक्लोन जो है सर, वो आपको ज़्यादातर जो हमारे दक्षिणी राज्य है, समुद्र के किनारे जो है, वहाँ पे साइक्लोन आता है। साइक्लोन का कारण क्या होता है, और आप ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे विकास जी, साइक्लोन हमेशा गर्मी के टाइम में आता है, सर्द में साइक्लोन नहीं आता आपको जब गर्म। तो यही है, ये जो आप उनको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गर्मी में जब तापमान हमारे देश का 40 से 45 डिग्री हो जाता है, तो समुद्र का तापमान 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको मालूम है कि बारिश का प्रोसेस क्या है, बारिश कैसे होता है। आपको मालूम है कि समुद्र से पानी वो वाष्प बन के जाता है। दूसरा रीजन है कि जहाँ पे हरियाली होती है, फॉर एग्जांपल मेघालय में तो कोई मतलब ये नहीं है, समुद्र नहीं है। चिरापुंजी देश का सबसे मौसीराम, जहाँ देश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे क्यों होती?
हरियाली की वजह से। वहाँ पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा हरियाली है। जो भी हरियाली आज तो है क्या कि वो धरती से लगभग मतलब 4-5 हज़ार फीट ऊपर है। तो वो क्या होते हैं कि वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं कि जो कि एक मतलब बारिश का माहौल क्रिएट करते हैं। गर्मी में पॉल्यूशन का रेशियो कम क्यों होता है, सर्द में क्यों ज़्यादा हो? सूरज की किरण जो है, हमारे धरती के आसपास जितने भी एटमॉस्फेरिक कण हैं उनको एब्जॉर्व करता है, उनको मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करता है। क्या होता है कि जब धुंध हो जाता है, धुंध सूरज की किरण पड़ती है तो वो धुंध को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, मतलब सर्दी के मौसम। ऐसे ही एक पॉल्यूशन का जब लेयर हमारे दिल्ली एनसीआर में बन जाता है तो वो यदि सूरज की डायरेक्ट किरण आएगी तो वो पॉल्यूशन के केयर को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो इसी कारण गर्मी में एज कम्पेयर टू सर्दी आपको पॉल्यूशन कम रहते हैं। शशि जी, अभी हम बारिश की बात कर रहे थे। बारिश में ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा रिकॉर्ड है कि 2022 में -8-10% बारिश कम हुई है। तो क्या ये रेशियो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी, क्या होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है मानसून पे। जब एक्चुअली होता क्या, वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि बारिश इस बार कैसी होगी। तो वो डिपेंड करता है हमारे किसानों के फसल पे भी। यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, खाद्यान्न अच्छे होंगे, देश में खाद्यान्न की कमी नहीं। तो जैसे इस बार -8% बारिश हुआ, काफ़ी कम बारिश हुआ। उसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश कम हुई। तो बारिश कम क्यों होगी कि वो मानसून की सक्रियता पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि मानसून जैसे केरल में आया, केरल में आते आते नॉर्थ की तरफ आएगा सबसे पहले जून जुलाई में। यदि मानसून अपने मजबूत स्थिति में रहा तब तो बारिश अच्छी होगी। यदि मानसून कमज़ोर हो गया तो बारिश का रेशियो घट जाता है। तो मानसून कमज़ोर कैसे होता है कि यदि मैं आपको बताया कि मानसून क्रिएट होता है वही मतलब जब टेम्परेचर समुद्र का बढ़ता है तो मानसून क्रिएट होता है। तो वो अब फॉर एग्जांपल कि हमारा टेम्परेचर उधर 45-50 के बीच, इधर हमारा टेम्परेचर 45-50, लेकिन वो आते आते वो टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाया तो वो मानसून क्या हो जाएगा, हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये डरावना है या वाकई में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आएगी, गर्मी बहुत पड़ेगी, लोग ज़्यादा बेघर होंगे, ज़्यादा लोगों की मौत होगी, ये बात सच्चाई है? मैं बता रहा हूँ कि विकास जी, ये बात कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 मार्च को IMD में मीटिंग लिया था। जितने भी IMD के थे उनका था क्या कि जो अपकमिंग जो मतलब वो जो आने वाला जो भीषण गर्मी है उस पर रिव्यू लिया था उन्होंने कि आप इसका क्या प्लान है। फॉर एग्जांपल बेसिकली गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फायर का होता है, आग लगने की। आप देखो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, आग जब लग जाती है तो उसके लिए काफ़ी फायर इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हर एक मतलब क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि आप अपने यहाँ फायर का ठीक करें। दूसरा चीज़ कि गर्मी के उपाय से कैसे बचे। तो उनका मतलब एक हमने देखा कि काफ़ी मतलब एक प्रॉपर वे चैनल में उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट को बोला है कि इस बार आप हर एक घंटे पर वेदर फॉरकास्टिंग रिलीज कीजिए। और उन्होंने हर एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के मिनिस्ट्री, पर्यावरण मिनिस्ट्री से बात की है, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल जो केंद्र सरकार में है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, राज्य सरकार, उनकी भी एक मीटिंग ले, उनको निर्देश दिया है आप टाइम पे मतलब आप एक वेदर रिपोर्ट जनरेट करना है कि फॉर एग्जांपल कि आने वाले 1 घंटा में क्या वेदर सिचुएशन होगा। ये प्रिवेंशन है, एक तरह का प्रिवेंशन मेजर करेंगे। आप देखते होंगे विकास जी, अभी मार्च में आपको मतलब लगभग मई का फीलिंग आ रहा होगा। अभी आपका टेम्परेचर, आज आपका टेम्परेचर 33 डिग्री है। आप सोचो अभी मार्च खत्म नहीं हुआ, मार्च का सेकेंड वीक भी स्टार्ट हो गया है, तब पर भी आप देख रहे हो कि आपको फीलिंग आ रही है 32। तो आप समझ सकते हो कि अभी हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, जबकि जून में बारिश आ जाती है। जनरली जो हमारे दिल्ली NCR में है उनका 20 से 25 जून के बीच का निर्धारित समय होता है मानसून आने का। लेकिन आप मान के चलो भी आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है और जून का 20 दिन है। तो उस टाइम तक आप सोचो अभी 32 है, तो ये ट्रेंड गिरेगा नहीं, ये ट्रेंड बढ़ के, आप सही बोल रहे हैं, 52 से 53 डिग्री तक इस बार अनुमान है जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे मतलब डेली बेस पे बुलेटिन अप्रैल से ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं IMD वाले, क्या टेम्परेचर रहेगा और कब निकल। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट UV किरणों का होता है।
अल्ट्रावायलेट किरण जो आपके शरीर में के आपके त्वचा के लिए सही नहीं है, वो यदि अल्ट्रावायलेट किरण आपके शरीर में पड़ेंगे तो वो आपके त्वचा को बर्न करेंगे। और ये जो बेसिकली जो हीट वेव जिसे हम लोग देसी भाषा में लू बोलते हैं, वो इस बार आपको मई के बाद चलना स्टार्ट है। जनरली हीट वेव जो है आपको अब मतलब मई सेकेंड वीक से चलता है, लेकिन इस बार अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक से हीट वेव स्टार्ट हो जाए पूरे कंट्री में। अच्छा, हम अब बात करते हैं हमारे किसान भाई का, जो मौसम अनचाहे जो मौसम परिवर्तन हो रहा है। आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था जो फसल जो है वो कुछ फसल ऐसे हैं जो उस मौसम में नहीं करके दूसरे फसल करते हैं, तो उस वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है, उसका आपके हिसाब से क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? बेसिकली सर है क्या कि आज से 20 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ कि हम लोग फसल जो करते थे एक प्रॉपर वे में करते थे। ग्लोबल वार्मिंग का असर है, मैं मानता हूँ कि मतलब असर है, लेकिन आजकल इतने इक्विपमेंट आ गए कि अब बारिश पे किसान डिपेंडेंट नहीं है, उनके अपने भी पंप सेट आप देखते होंगे। अब उनकी जो फसल का जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है, जिस पे सरकार भी कदम उठा रही है कि बायोडाइवर्सिटी के तरीके से मतलब एक तरह से हम मतलब इस टाइप के फसल करें जिसमें कम से कम पोटास का यूज हो, कम से कम खाद का यूज हो, कम से कम ये मतलब कृत्रिम खाद का 2 तरह के खाद होते हैं। एक होता है जो हम लोग गोबर से बनाते हैं, एक कृत्रिम खाद होता है कि जो जिसमें मतलब केमिकल मिक्सचर होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पहले किसान क्या थे कि कम लागत में अच्छा फसल करते थे क्योंकि उनका अपना खाद होता था बनाया हुआ। अब क्या होते हैं वो मार्केट से खाद पोटास ये सब, क्योंकि उनको लगता है कि हम मतलब वो सब यूज करके ज़्यादा फसल कर लेंगे, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। दूसरा चीज़ कि सिंचाई का प्रबंध भी बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे खुद सेल्फ करते हैं। और थोड़ा बहुत तो मौसम की मार भी होती है, फॉर एग्जाम्पल कभी ओले पड़ गए, कभी मतलब बारिश हो गई, और कभी कभी किसान क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको कम लागत में ज़्यादा फसल चाहिए तो क्या करते हैं धान के टाइम में गेहूं भी उपजा लेते हैं, गेहूं के टाइम में धान भी उपजा लेते हैं, कभी मक्का के धान एक साथ कर लिया। आप एक चीज़ गौर करो विकास जी, सेब का प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल में होता है, और भी जगह होता है। सेब क्यों नहीं प्रोडक्शन घटा आज तक? या सेब आप कभी सुना है कि सेब के फसल काफ़ी बर्बाद हो गए, 50 एकड़ सेब खराब हो गए, 100 एकड़ सेब खराब हो गए? क्यों? क्योंकि वो ठंड का ही मौसम में होता है। शिशिर जी, जैसे आप वेदर की बात कर रहे हैं, आप वेदर स्टेशन बोले आप लगाते हैं, तो हमारे मोबाइल में हम ऑनलाइन भी अपना, आजकल तो हर घर में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो अपने हाथ में भी देख लेते हैं टेम्परेचर कहाँ का क्या है, कब बारिश होने वाली है, ये हम लोग भी जान जाते हैं। तो इसमें वेदर स्टेशन लगाने का क्या मकसद है? विकास जी, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मोबाइल में जब है तो फिर वेदर स्टेशन लगाने की ज़रूरत क्यों? बेसिकली आपने अच्छा बोला, ये एक्यूरेसी की बात होती है। एक्यूरेसी आप समझ रहे क्या होता है? क्या होता है एक्यूरेसी? ये है कि फॉर एग्जांपल कि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, फॉर एग्जांपल कि लोधी रोड का तापमान और यहाँ का तापमान दोनों में अंतर है। लोधी रोड में हो सकता है 28 डिग्री हो, यहाँ 30 डिग्री। हर एक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद मौसम का बदलते रहता है टेम्परेचर जो है। फॉर एग्जाम्पल स्टेलर का टेम्परेचर 32 डिग्री है, कोई ज़रूरत नहीं कि सूरजपुर का 32 ही, सूरज का हो सकता, सूरजपुर का 33 डिग्री भी हो सकता है, 31 डिग्री, ज़्यादा का फर्क नहीं होता, 1-2 डिग्री का ही फर्क होता है। लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। हमारे जो मोबाइल में वो कहीं से वेदर डाटा खरीद के फिर मतलब बेचते हैं, और वो अप टू डेटेड नहीं है, वो आपको आधे घंटे 1 घंटे का डाटा देगा। और जो हमारा वेदर स्टेशन वो आपको रियल टाइम डाटा देता है। दोनों में अंतर यही, IMD जो आपको डाटा देता है, ट्रांसमिट करता है IMD के वेबसाइट पे, वो रियल टाइम डाटा है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि IMD से डाटा खरीद के वो आगे बेचते हैं, तो उसका इंटरवल टाइमिंग जो है वो आधे घंटे 1 घंटे का डाटा आपको देते हैं, जो कि एक्यूरेसी नहीं है। तो हम एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल वेदर स्टेशन भी काफ़ी हमारे देश में कम है। फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10,000 वेदर स्टेशन, लेकिन हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी उस अनुसार है नहीं। फॉर एग्जांपल आज देखिए कि कुछ एरिया में आपने सुना होगा कि लाइटनिंग की वजह से लोग मर रहे। क्यों मर रहे? क्योंकि सरकार प्रिवेंशन नहीं ले रही। लाइटनिंग के लिए लाइटनिंग रजिस्टर लगाया जाता है, वेदर रजिस्टर, क्योंकि आदमी को पहले प्रिडिक्शन मिल जाए कि हाँ अभी वेदर ये होने वाला है, तो आदमी को
क्या बोला जाएगा कि आप घर के अंदर हो, अभी आप 2 घंटे मत निकलो, 2 घंटे ये वेदर कंडीशन खराब होने वाला। तो क्या ये जो आप लगाते हैं वेदर स्टेशन, ये सब चीज वो बताती है? रियल टाइम डाटा देती है आपको, रियल टाइम वो बता देगी, और आने वाले 1 घंटे में मौसम कैसा रहेगा वो चीज बताती है। तो हम लोग जो मोबाइल में देखते हैं वो रियल टाइम नहीं है, नहीं, क्या नहीं। उस पे हम लोग भरोसा नहीं करें? नहीं, आप कीजिए, फॉर एग्जांपल जनरल यूज में कीजिए, लेकिन वो एक्यूरेट वेदर स्टेशन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल उसमें आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे का मतलब आपको डाटा दे रहा है। रियल टाइम वो भी दिखा रहा है कि इतना टेम्परेचर है, आप देखिएगा तो टेम्परेचर है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं है कि अभी आधे घंटे में क्या होने वाला है। रियल टाइम फोरकास्ट नहीं देगा वो आपको, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है वो आपको अभी बता देगा कि अभी ये टेम्परेचर है। वो 5 दिन आगे तक का वेदर बता देगा, लेकिन उसमें ये एक्यूरेसी नहीं कि मतलब नेक्स्ट दिन बारिश होगा या नहीं होगा। बेसिकली है क्या सर कि हमारा जो देश है वो एज कम्पेयर टू वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन एक वेदर का लिमिटेड सोर्स है। वेदर फील्ड जो है आपको ऑल ओवर इंडिया मुश्किल से 20 से 25 कंपनियां मिलेगी जो वेदर इंडस्ट्री में डील करती, गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के। लेकिन वेदर का हमारे रियल टाइम लाइफ में जरूरत है, बिना वेदर के हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का और आदमी का मतलब एक दूसरे का मतलब आधारभूत है। बिना प्रकृति के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।